हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, अब जेनेटिक्स का ही पार्ट 2 है ये, जिसमें हम जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और सीखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। आपने सही समझा, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद हम जानेंगे ट्रांसलेशन। हो सकता है कि ये वीडियो केवल 2 ही टॉपिक रहे, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन के लिए मेरे को अगला वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि डीएनए से, मान लो ये देखो, ये एक डीएनए है, मान लेते हैं, ऐसा बनाते हैं इसको थोड़ा सा। ये एक डीएनए है। जब इस डीएनए से 2 डीएनए बनता है ना, ये भाई रेप्लिकेशन मतलब क्या, 1 से 2 बनना। तो होता क्या है कि इन दोनों ही डीएनए में एक एक चेन जो है, मान लो ये ऐसा है, ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ पुराना वाला डीएनए को, है ना। तो एक एक जो चेन है ना, देखो एक डीएनए में 2 चेन है, इसमें भी 2 चेन है, तो इसका एक चेन जो है वो पहले वाले डीएनए का कंजर्व है। देखो इसका भी एक चेन जो है वो पहले वाले डीएनए का कंजर्व है, केवल एक चेन ही नया आता है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अगर फुल्ली कंजर्वेटिव होता तो सेम सेम हो जाता पूरा पूरा, लेकिन ये सेमी है। सेमी का मतलब आधा कंजर्व है, ठीक है, आधा कंजर्व है और आधा नया चैन आया है। ये होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर 3 एंजाइम का रोल रहेगा। वैसे तो और भी एंजाइम है, लेकिन मेन 3 एंजाइम का रोल ज्यादा होता है। कोई पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम कौन होता है, तो बोलना है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। 2 का रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन 1 और 3 का रोल बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, जो कि कैसा है, डबल हेलिक्स मॉडल है, एंटी पैरेलल, 3' 5' 5' 3', ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का वो प्लेस जहां से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, रेप्लिकॉन, है ना, रेप्लिकॉन। और ये होता है स्टार्ट ओरी से। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए जो है, देखो डीएनए का जो दोनों चैन होता है, हमने पढ़ा डीएनए के मॉडल में कि दोनों चैन किससे जुड़ा होता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब अगर ये 2 डीएनए का चैन है तो आपस में दोनों किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हमको पहला काम होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब ये काम कौन करेगा, तो ये काम करता है ये ट्रोपोआइसोमरेज नाम का एंजाइम। ये देखो एक एंजाइम है ट्रोपोआइसोमरेज। क्या करता है ये कि डीएनए में जाता है और डीएनए के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, तो देखो सबसे पहले देखो ये जो डीएनए का ऐसा क्वाइलिंग है, पहले तो इसको क्वाइलिंग को हटाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, क्वाइलिंग को हटाएगा। पहले देखो दिख रहा है क्वाइलिंग, ऐसा घुमाव है जो, उसको करेगा क्वाइल को हटाएगा। तो देखो इसको क्या किया, अनक्वाइल किया पहले तो, ठीक। बॉन्ड अभी नहीं ब्रेक हुआ ना, बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे वो क्वाइल को अनक्वाइल करते जाएगा तो पीछे से आएगा एक डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम। ये करेगा बॉन्ड ब्रेक। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों चैन के बीच में है उसको ब्रेक कर देगा। देखो ब्रेक किया बीच से, ऐसा देखो तोड़ते हुए गए, ये तोड़ा और तोड़ा तो चैन दोनों ऐसा हो गया। मतलब पहले देखो ऐसा ऐसा, पहले ऐसा था, पहले ऐसे था, देखो पहले ऐसा था, ऐसा ऐसा, ये ऐसा। पहले कौन आया, ट्रोपोआइसोमरेज आया, उसने क्या किया, इसको सीधा किया, लेकिन बॉन्ड अभी भी देखो ऐसा ऐसा जो है, ऐसा लगा है आपस में, देखो ऐसा, ये ऐसा जुड़ा है आपस में। अब इसको क्या करेगा, बीच से ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो ये चैन जो है ऐसा हो जाएगा। ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये देखो लिखो गया अलग से। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा आरएनए का प्राइमर, एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर। ये आरएनए का जो प्राइमर है, इसको लाने का काम कौन करेगा, ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3, थर्ड वाला, याद रखना। थर्ड वाले का काम पहले होता है, फर्स्ट वाले का काम लास्ट में होता है। थोड़ा ये एक्चुअली में डिस्कवर क्या बेसिस पे नाम लिखा गया है। थर्ड वाले को क्या हुआ, लास्ट में खोजा गया, लेकिन फर्स्ट वाले को पहले खोजा गया, उसका काम भले ही लास्ट में है, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए का जो प्राइमर आएगा, ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड ही एक प्रकार से, ठीक है। इसको हम प्राइमर बोलते हैं। ये आएगा कहाँ पर, 3' एंड में आएगा। इधर से भी कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। अब क्या होगा, डीएनए याद रखना, डीएनए का जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा कहाँ से, 5' से 3' की ओर होता है, याद रखना। कैसा, 5' से 3' की ओर डीएनए का एक्सटेंशन। तो देखो 5' ये देखो, पहले ये ऊपर 5 था, लेकिन जब वो अनकॉइल हुआ तो 3 ऊपर चला गया, नीचे 5' आ गया, 3' ऊपर 5' नीचे। तो यहाँ प्राइमर आएगा ना, प्राइमर 5' से 3' की, देखो ऐसा आगे बढ़ेगा, ये भी इधर से आगे बढ़ेगा। अब ये चैन क्या लगातार खुलते रहेगा इधर से, तो चैन ये क्या करेगा, ये अनकॉइल करते रहेगा, ये अपना ट्रोपोआइसोमरेज, और जो हेलिकेज है बॉन्ड तोड़ते रहेगा, तो जो चैन है वो आगे बढ़ते जाएगा प्राइमर के साथ में। तो वहां पर क्या है, लगातार जो न्यूक्लियोटाइड को जो अरेंज करने का काम होता है, ये करता है आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज 3, याद रखना। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होगा, नया नया न्यूक्लियोटाइड लाते जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है ना, उनके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहाँ पर एडिनिन है, तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड लाएगा यहाँ पर जिसके पास क्या हो, थायमिन हो, थायमिन वाला।
ग्वानिन है तो ग्वानिन के लिए क्या आएगा, साइटोसिन लाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन लाएगा, उसके हिसाब से क्या लाएगा वो न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करते जाएगा, अरेंज करते जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा कि ये जो देखो दो दो यहाँ पर चैन दिख रहा है आपको, एक 5 डैश 3 डैश नीचे की ओर और एक इधर भी आ रहा है ना, ये जो चैन आ रहा है लगातार इधर कंटिन्यूअस चैन है, ये वाला क्या है कंटिन्यू चैन, क्योंकि इधर से ओपन होते जाएगा तो कंटिन्यू, लेकिन जो ये वाला चैन है ये टुकड़ों में बनेगा, टुकड़ों में सेगमेंट में बनेगा, सेगमेंट में। तो जो चैन कंटिन्यू बनता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग चैन, और जो चैन टुकड़ों में बनता है उसको हम बोलते हैं लेगिंग चैन। याद रखना, लीडिंग चैन और लेगिंग चैन, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो लीडिंग चैन याद रखना किसको बोलेंगे, जो कंटिन्यू बन रहा है, कंटिन्यूअस चैन को, और लेगिंग मतलब जो टुकड़ों में बन रहा है, सेगमेंट में बन रहा है, और हर एक सेगमेंट को इसका हर एक सेगमेंट कहलाएगा ओकाजाकी सेगमेंट। याद रखना इसी को कहते हैं ओकाजाकी सेगमेंट, ये आ सकता है एग्जाम में कि ओकाजाकी सेगमेंट किसे कहते हैं, तो याद रखना इसको, ठीक है। चलिए क्लियर है, आया समझ में। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर ना कोई न्यूक्लियोटाइड जब आएगा ना, कोई भी न्यूक्लियोटाइड, तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि DAMP आ गया, DAMP नहीं आएगा, मतलब AMP मतलब समझ रहे हो, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या DCMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कभी नहीं आता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट नहीं आएगा। पहले वो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, यहाँ पर अरेंज होने से पहले ATP से रिएक्ट करेगा और बनाएगा वो ट्राइफॉस्फेट, यानी ATP, GTP, CTP, TTP, इस फॉर्म में आएगा। अब इसमें फायदा क्या है, देखो जब ये देखो क्या है, जाहिर सी बात है ये काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जब ये ATP से रिएक्ट कर लेगा ना, तो एक रिएक्टेंट की तरह तो काम करेगा ही, साथ में एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह भी काम करेगा, मतलब खुद जुड़ भी जाएगा और एनर्जी भी इसको देनी होती है, खुद से एनर्जी निकाल लेगा, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, DNA से कैसे बनता है RNA, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। चलिए फटाफट लिखिए इसको। हेलो बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है अपना इसी का हिस्सा है, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन के बाद हम जानेंगे अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो बड़ा इजी है ये टॉपिक और समझना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों में ही आता है ये क्वेश्चन। तो चलिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो DNA से, याद है ना, DNA से नॉन जेनेटिक RNA का फॉर्मेशन है ना, RNA मत बोलना, क्या बोलना है, नॉन जेनेटिक RNA का फॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ लिख दूँ, फॉर्मेशन ऑफ नॉन जेनेटिक RNA, फॉर्मेशन ऑफ नॉन जेनेटिक RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुलेखन, ठीक है। तो ये अब जो DNA होता है हमारा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। तो डबल स्टैंडर्ड DNA में हम अगर बात करें तो 2 एंटी पैलेट चेन होते हैं, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। इसमें इसको ना 3 हिस्सों में हम बांटते हैं, याद रखना। पहला होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। देखो 3 पार्ट हैं इसके ट्रांसक्रिप्शन के, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। DNA का वो हिस्सा जिसमें mRNA बनाने, जिसमें इससे RNA बनता है ना। देखो RNA जो बनना है ना, वो बनना है यहाँ से, प्रोमोटर से स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर तक जाएगा। टर्मिनेटर के इस तरफ और इस तरफ, यानी कि ये दोनों रीजन में, इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर इन दोनों प्लेस में जो RNA बनाने का जो जीन होता है वो नहीं पाया जाता इन दोनों एरिया में, मात्र स्ट्रक्चरल जीन यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इधर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर, और इसके पहले बोलेंगे प्रमोटर। 3 हिस्से हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे मेन एंजाइम कौन है, तो आपका है RNA पॉलीमरेज। जैसे रेप्लिकेशन में कौन था बताओ, मेन एंजाइम कौन था, DNA पॉलीमरेज, और भी थे एंजाइम बट मेन कौन था, DNA पॉलीमरेज। वैसे यहाँ पर मेन कौन है, RNA पॉलीमरेज। क्या करता है RNA पॉलीमरेज, अनकॉइल करता है DNA को। कैसे करेगा, अनकॉइल करेगा, ब्रेक करेगा H बॉन्ड को, और RNA फॉर्मेशन और नॉन कोडिंग चैन, मतलब नॉन कोडिंग चैन पर RNA का फॉर्मेशन भी करेगा कौन, अपना यही RNA पॉलीमरेज, ठीक है। इसके अलावा 2 और एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ये जो मतलब फैक्टर्स बोल सकते हैं उनको, एंजाइम नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ समझते इसको अपन, यहाँ से देखो ये अपना प्रमोटर, टर्मिनेटर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि RNA पॉलीमरेज को यहाँ पर आना है, कहाँ पर, प्रमोटर में। पर RNA पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर स्थल की, यानी प्रमोटर प्लेस को ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके लिए हमको एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। वो फैक्टर आपका देखो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, सिग्मा फैक्टर, है ना, ये थोड़ा सा रो आएगा, सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, पहले RNA पॉलीमरेज, यह है RNA पॉलीमरेज के साथ मिक्स होगा और फिर ये आइडेंटिफाई कराएगा प्रमोटर प्लेस का। देखो दोनों मिक्स हो गए, अभी आसानी से यहाँ पर पहुंच पाएगा, क्योंकि अकेले RNA पॉलीमरेज जो रहेगा ना, वो प्रमोटर स्थल को ना
प्रोमोटर जो प्लेस है आपका जगह जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कहाँ पर प्रोमोटर है, उसको खोजने में हेल्प करेगा अपना कौन, सिग्मा फैक्टर। और एक बार जब यहाँ चला गया, ठीक है, तो सिग्मा यहाँ से अलग हो जाएगा। देखो सिग्मा जो है वो सेपरेट हो गया और अब प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज काम अपना शुरू करेगा। ये देखो काम स्टार्ट किया। अब क्या होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री चेन यहाँ बनाना शुरू करेगा, ठीक है, इसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ही। और यहाँ पर देखो ऐसा चेन बनाना शुरू करेगा। ये अपना है क्या, आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ शुरू किया, फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक क्या नहीं आएगा, टर्मिनल नहीं आएगा, मतलब टर्मिनेटर प्लेस नहीं आ जाता, तब तक क्या आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब टर्मिनेटर प्लेस की पहचान भी आरएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता, उसके लिए फिर उसको एक फैक्टर चाहिए, और वो फैक्टर होता है हमारा रो फैक्टर। याद रखना, रो फैक्टर कहाँ पे पाया, कहाँ पर के लिए रहेगा, टर्मिनेटर के लिए, और सिग्मा वाला कहाँ के लिए रहेगा, प्रमोटर के लिए। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, बाइंड करेगा कौन, रो फैक्टर, और इसको टर्मिनेटर की पहचान कराएगा, और फिर यहाँ से टर्मिनेटर से रो अलग, सिग्मा अपना आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, और ये बन जाएगा अपना ये एक नया चेन, कॉम्प्लीमेंट्री चेन, ठीक है, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री चेन, नॉन जेनेटिक आरएनए। अब एक चीज सुनो, डीएनए दो हिस्सों में बटा है ना, डीएनए के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। डीएनए का वो चैन, डीएनए का वो चैन जो आरएनए बनाता है उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग चैन। क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग चैन या एंटीसेंस चैन, ठीक है। तो कोई पूछे डीएनए का वो चैन क्या कहलाता है जो आरएनए बनाता है, क्या बोलोगे, एंटीसेंस चैन। आपको इसको एक एक करके ना लिखना पड़ेगा ना, अच्छे से ड्रॉ बना देना और थोड़ा लिख देना ना, मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे आपको। बायो में तो ड्रॉ ही जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये आता है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है 2 मार्क्स में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो a स्पेशल सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन टर्मिनेटर प्लेस। तो इस टर्मिनेटर प्लेस पे ना एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, इसका नाइट्रोजनस बेस का, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इसका एक खास बात ये होता है कि इसको आगे से पढ़ो, फ्रंट से या बैक से पढ़ो, सेम होता है। जैसे हम लोग हिंदी की भाषा कहें तो रबर, रबर को आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, रबर ही कहलाएगा। मलयालम, तो वैसे देखो यहाँ पर GAATTC, पीछे पढ़ोगे तो GAATTC, इसी को हम बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कहाँ पाया जाएगा, टर्मिनेटर पाया जाएगा। ये आपको लिखना है, आता है एग्जाम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हमारे पास 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या, अनडेवलप्ड सेल है ना, जो कि बैक्टीरिया में होता है। तो बैक्टीरिया में जो mRNA बनता है, या बैक्टीरिया में जो आरएनए बनता है, या mRNA मान के चलो कि ये क्या है, mRNA बनेगा इससे। तो जो mRNA बनेगा ये डायरेक्ट बनेगा, दिख रहा है ये प्रोसेस, ऐसा सीधा सीधा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से सीधा बन जाएगा mRNA बैक्टीरिया से। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी होती है, यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्लांट, ह्यूमन, इन सब में डीएनए से ना डायरेक्ट mRNA नहीं बनता, पहले बनता है hnRNA और उसके बाद बनता है mRNA। तो हम अभी इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। तो डीएनए से बनना hnRNA, ये हो गया क्या अपना ट्रांसक्रिप्शन, और hnRNA से बनना mRNA, इसको बोलते हैं क्या, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में 3 स्टेप रहेगा, अब इसको हम देखेंगे। ये याद रखना किसके लिए होगा, सिर्फ प्रोकैरियोटिक के लिए। स्प्लिसिंग, पॉलीएडेनाइजेशन, कैपिंग, ये सब जो प्रोसेस होता है ना, वो यहाँ के लिए होगा। ये अपने को देखना, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो फटाफट पहले इतने को नोट करिए, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि ये जो mRNA बनता है अपना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वो mRNA डायरेक्ट बनता है, डीएनए से mRNA बनता है डायरेक्ट, और उसमें कोडॉन पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनाने का क्या होता है, मैसेज होता है ना, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, डायरेक्ट mRNA नहीं बनता, पहले क्या बनता है, देखो डीएनए से क्या बनता है, hnRNA, और फिर बनता है mRNA, ठीक है। तो डीएनए से ये जो अपना डीएनए है, देखो ये क्या था, डीएनए है ना, इसमें क्या है, प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है। अब यहाँ पर क्या है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। देखो इंट्रॉन एक्सॉन का क्या मतलब है, इंट्रॉन क्या होता है कि इंट्रॉन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसमें प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं होगा, प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर होगा, तो इसके रहने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर इस हिस्से से बनेगा डायरेक्ट, ये डीएनए है ना, अगर mRNA बनता है इससे, तो ये हिस्सा भी तो आएगा यहाँ पर आखिर, भाई इसके भी तो नाइट्रोजनस बेस आएंगे ना यहाँ पर। तो वैसे हुआ भी, और देखो एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, मतलब ये अपना mRNA, देखो ये क्या है, आरएनए ही है, पर इस आरएनए में आप प्रोटीन बनाने का मैसेज है भी और नहीं भी है। कहाँ कहाँ पर है, एक्सॉन काम का है, और इंट्रॉन जो है वो इनएक्टिवेट पार्ट है। तो हमको क्या करना है, इनएक्टिव को हटाना है और पूरा एक्टिवेट करना है सिर्फ।
तो क्या करेंगे, इसको इसी को हम कहते हैं क्या, HNRNA, ये अपना है HNRNA, ठीक है। अब इस HNRNA को हमको बदलना है किसमें, mRNA में। ये प्रोसेस याद रखना, अगर प्रोकैरियोटिक रहेगा तो डायरेक्ट इससे ये बनता है, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन का कोई रोल नहीं है प्रोकैरियोटिक केस में। लेकिन यूकैरियोटिक केस में क्या होगा कि इससे ये पहले बनेगा, उसके बाद इसको यहाँ से हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, प्रोसेसिंग एक होता है मेथड, उसके थ्रू। अब इस प्रोसेसिंग में ना देखो 3 स्टेप है, कैपिंग, पॉली एडिनलेशन और एक स्प्लिसिंग। तो कैपिंग में क्या होता है कि जो 5' एंड होता है इसका HNRNA का, वहां पर क्या आता है, GPP आके जुड़ता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ता है। उसके बाद क्या होगा पॉली एडिनलेशन में कि 3' एंड पे लगभग 150 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, किसके, एडिनिन के, पॉली एडिनलेशन मतलब एडिनिन के आकर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। उसके बाद स्प्लिसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें क्या होता है कि जो इनएक्टिवेट पार्ट है ना उसको हटाया जाता है। देखो कैसे हटा रहे हैं, ये था ऐसे, इसको ऊपर लेके गए, हट गया, ये हट गया, ये हट जाएगा पूरा यहाँ से, और पूरा जो एक्टिवेट था वापस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो अब ये जो है वो पूरा है क्या, रियल mRNA है ये वाला, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद mRNA जो होता है, देखो ये जो mRNA है ना, mRNA पर जो देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस का जो सेट रहेगा, 3 नाइट्रोजन बेस का सेट, ये 3 का सेट, मान लो AUGCCT टी तो नहीं होता, याद रखना। आरएनए में टी कभी नहीं होगा ना, याद रखना, आरएनए में टी कभी नहीं होगा। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, AUGCCC। तो ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोडॉन, कोडॉन बोलते हैं। और हर एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है, जिससे कि एक क्या बनता है, प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एक लास्ट में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये है, कई बार क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देख ही लो तुम लोग, लगे हाथ देख ही लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। देखो ये मेरा डीएनए है, देखो समझो, जैसे मान लो ये मेरा डीएनए है ना। अब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है ACGATC, इसका क्या हो जाएगा, TGC, ए का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा ए, और सी का हो जाएगा जी। अब अगर मान के चलो इस वाले चैन से बनता है हमारा mRNA, तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस रहेगा ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब टी है तो क्या होगा, यहाँ पर टी है तो ए हो जाएगा, जी है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी है तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, टी है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर ए है तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, गलत। ए होगा तो टी नहीं होगा करना, इसके जगह क्या आएगा, इसके जगह में आएगा आपका यू आ जाएगा, क्योंकि टी जो है थायमिन जो होता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको ध्यान से बनाना वहां पर, ठीक है। और जी है तो क्या आएगा, सी हो जाएगा, सिंपल। तो ये सीबीएसई में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में, और सीजी में भी कहीं ना कहीं एक आध मार्क्स में पूछ सकता है। तो इतने को आप अच्छे से कर लो, इतने से अगर आप इतना कर लिए अगर आप, तो आपका जेनेटिक्स से, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा, लगभग क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही। 1-2 टॉपिक और हैं, उनको मैं कवर करवाऊंगा, तब तक पढ़ाई आप लोग करते रहिए।